गुड इवनिंग बच्चों। आज जो आपका बेटा ऑनलाइन में एफएसटी टेस्ट है उसका केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट। सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो बेटा सिंह सर के इस मिशन के साथ हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द लीस्ट पोलराइजेबल। पोलराइजेबल मतलब क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है उसका डिस्टॉर्टेड होना बेटा क्या पोलराइजेबल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइपोल मोमेंट का डेवलप होना। तो चूंकि बेटा लीस्ट पोलराइजेबल पूछ रहा, तो लीस्ट पोलराइजेबल बेटा इसमें कौन होगा, हीलियम गैस बेटा लीस्ट पोलराइजेबल होगा। क्यों? ये बेटा हीलियम की न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये आपका सेल है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बेटा पोलराइजेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा डिस्टॉर्टेड नहीं हो पाता है। तो लीस्ट बेटा कौन होगा, 4th। अगला देखिए आईयूपीएसी नेम ऑफ एटॉमिक नंबर है, तो सबको मालूम होगा। 1 का मतलब अन, फिर अन, 5 का मतलब पेंट, अन पेंटियम। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, रिपल्सिव इंटरेक्शन, ये तो सबको रटा होगा। सबसे स्ट्रांग बेटा कौन सा होता है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बेटा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये बेटा सही है। PCl5 है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3d कोई लोन पेयर बेटा p के पास नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, सेम, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सही है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 आप सबको मालूम है, H2 में बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा इसमें क्या होगा 1, जबकि यहाँ कितना लिखा है 2, गलत। 48 का बेटा 3rd। 49 आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बोथ आर स्टीम वोलेटाइल, गलत बेटा। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर होती है, ठीक है ना। आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा और बेटा इसमें इंटर, तो आर्थो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंट्रा के कारण घटता है। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉइलिंग पॉइंट कम, वोलेटाइल ज़्यादा बेटा, इसलिए क्या होता है स्टीम वोलेटाइल। कभी अगर पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो बेटा पैरा वाले का होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा पैरा का ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है, ठीक है। तो बेटा दोनों स्टीम वोलेटाइल नहीं है, आर्थो बेटा स्टीम वोलेटाइल होता है, पैरा स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है, ठीक। तो बेटा ये सही है कि ये स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि दे आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ये सही है। लेकिन बेटा दोनों स्टीम वोलेटाइल है, गलत। स्टीम वोलेटाइल कौन होता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिर आर्थो नाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर, गलत, उल्टा लिखा है। और बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल इंट्रा, गलत लिखा है। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है। फिर देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मैटम ओबे इफेक्टिव, ये आपका EN रूल लगा लो। सबसे एटॉमिक नंबर 26, कितने बेटा लोन पेयर ले रहा है, 6, 12। फिर पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या है +3, यहाँ 3 घटा दो 26, ये 35, होना कितना चाहिए था 36 है 35। अब यहाँ देखो 26 प्लस 12 माइनस 2 कितना है 36, फॉलो कर रहा। यहाँ देखो 29 प्लस 8 माइनस 2, ये बेटा 35, ये बेटा फॉलो नहीं कर रहा। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड, 50 का सेकेंड। कह रहा सेंट्रल मैटम ओबे, ठीक। फिर देखिए क्या बोल रहा, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 23 से देखो
ये क्या है 3d3 4s2, तो +2 वाला अगर देखोगे तो क्या आएगा 3d3। 24 में क्या होगा 3d5 4s1 होता है, तो ये बेटा 3d4 है। ये बेटा 3d5 4s2 होता है तो 3d5। फिर बेटा ये 3d6 4s2 होता है, तो ये बेटा 3d6, ये +2 वाला है। तो पक्की बात है, यहाँ देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा सबसे मुश्किल। 51 का थर्ड। 52 देखो, अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर बेटा Fe3d6 4s2 है, ठीक है ना, और यहां पर बेटा जब +2 करोगे तो ये 3d क्या बचेगा 6, ठीक। कोई बेटा पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखो बेटा 3d6 4s2 ग्राउंड स्टेट है, पेयरिंग कर दिया बेटा, यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, पेयरिंग कर दिया तो बेटा क्या हो गया 3d8, सभी पेयर्ड है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पक्की बात है बेटा यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। यहाँ पर देखो 3d6 4s2 ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर देखो 3d +2 है ना, नहीं x-6, यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो +4 है तो 3d4 हुआ, और Cn बेटा क्या करेगा पेयरिंग। तो देखो लेकिन हमें बेटा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा D2sp3, तो हमें 2 ऑर्बिटल बेटा ये खाली चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें भरना 1 2 3 4, ठीक। तो बेटा ये जबरदस्ती की पेयरिंग नहीं होगी, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। फिर देखिए ये आपका है 3d6 4s2, यहां पर बेटा 3d5 हुआ, तो यहां पर देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कोई पेयरिंग नहीं है। इसमें देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 2, इसमें 0, इसमें बेटा 4। तो सबसे क्या करना है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग बेटा सबसे कम सेकेंड में, सेकेंड के बाद बेटा थर्ड में, थर्ड के बाद फर्स्ट में, फर्स्ट के बाद फोर्थ में। 52 का थर्ड। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग एंड कलर्ड नॉट ड्यू टू dd ट्रांजिशन। यहां देखो बेटा, यहां देखो 22 है, तो यहां देखो 22 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d2 4s2, 3 निकाल दोगे तो 3d1, देखो d में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देखो Cu डबल प्लस है, तो 3d10 4s1 होता है, 3d10 4s1, तो ये बेटा 3d9 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखो बेटा 3d5 4s1 होता है, ठीक है ना। यहां पर देखो +6 है, तो यहां पर बेटा 3d0 हुआ। यहाँ पर कोबाल्ट बेटा 3d7 4s2 होता है, तो यहाँ देखो +3 है, तो बेटा 3d6 है। तो देखो थर्ड वाले में बेटा d इलेक्ट्रॉन नहीं है, dd ट्रांजिशन के लिए d इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ पर बेटा d इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें जो कलर होता है चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। तो 53 का बेटा थर्ड। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपीन से देखो बेटा प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, तो जरा देखिए बेटा क्या दिख रहा, वाटर जुड़ा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। इसमें बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, वाटर जोड़ोगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, एसिडिक मीडियम में वाटर जोड़ोगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। बस ये ध्यान रखना, इस वाले केस में अगर कार्बोकेटाइन बेटा रीअरेंज होगा, पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंज होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन में कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होता। फिर देखिए
सुक्रोज इज डाइसैक्राइड बिल्कुल सही है, नॉन रिड्यूसिंग बिल्कुल सही है। सुक्रोज इन्वॉल्व ग्लाइकोसाइड लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ बीटा ग्लूकोज गलत, अल्फा डी ग्लूकोज होता है और अल्फा फ्रक्टोज गलत, बीटा डी फ्रक्टोज होता है। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, सेकेंड। देखो बेटा सबको मालूम है, रिएक्शन देखकर ही पहचान लो बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। HBZ से क्या बनता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। हुंस डीकर रिएक्शन, एलाइड एक्सचेंज भी बोलते हैं इसको, सिमेट्री रिएक्शन बेटा RCOOH की रिएक्शन N3S से करते हैं, प्राइमरी एमीन बनता है। आंसर बेटा इसका फोर्थ। फिर देखिए इन द फॉलोइंग, देखो बेटा ये ईथर है, ईथर की रिएक्शन HI से, तो देखो याद रखो बेटा, अगर एक R बेटा टर्सरी ब्यूटाइल है, एक R टर्सरी ब्यूटाइल है, या बेटा एलाइल है, या बेटा एलाइल है, या बेटा बेंजाइल है, जैसा कि इसमें है, ठीक है ना। तो अगर एक R इन तीनों में है तो याद रखो मैकेनिज्म बेटा SN1 होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, I हमेशा इन्हीं के साथ जाएगा, तो इसके साथ बेटा I जाएगा, इसके साथ H जाएगा, तो क्या बनेगा, फिनॉल एंड बेंजाइल आयोडाइड। तो यहां बेटा बेंजाइल आयोडाइड, मैकेनिज्म SN1। अगला देखिए, टॉल्वीन की रिएक्शन KMnO4, एल्काइल बेंजीन, टॉल्वीन हो या कोई भी, ठीक है ना, अगर इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, COOH। और जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, एसिड की रिएक्शन SOCl2 से कराते तो क्या बनता है, एसिड क्लोराइड COCl। और बेटा इसके बाद देखो कौन सी नेम रिएक्शन है, फटाफट तुरंत ध्यान में आ जानी चाहिए, कौन सी है बेटा, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो आंसर बेटा क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड। 58 का 1। बोरॉन इज एबल टू फॉर्म BF63- गलत, बोरॉन के पास बेटा d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए ये 6 बॉन्ड नहीं बना सकता। इन डाइबोरॉन में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, ठीक है ना। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा, sp3, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो बेटा ये sp3 सही है। हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, चलो बेटा हम लोग ले रहे हैं Li+ ले लिया एल्कलाइन, ठीक है, आयन ले लिया, Li के बगल में बेटा कौन है, बेरिलियम ले लिया। आप सबको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बेटा क्या होता है, डिक्रीज, साइज क्या हो रहा, डिक्रीज। और आप सबको मालूम है केटायन का साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन का साइज बेटा एल्कली मेटल से छोटा होता है, तो हाइड्रेशन उसका ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, और यहाँ कम लिखा है इसलिए बेटा ये गलत। डायमंड बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी गलत। तो आंसर बेटा इसका सेकेंड। फिर देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हेलोजन एसिड, तुरंत बेटा ऐसी जगह पे क्या किया करो, सब जगह OH हटा के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बनाओ, जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो C में बेटा क्या बना, टर्सरी, इसमें क्या बना, सेकेंडरी, इसमें क्या बना, प्राइमरी। तो ऑर्डर क्या हुआ, CBA। 60 का सेकेंड। 61 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CN में बेटा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, sp3 sp2 sp2 और ये बेटा sp। देख लो कौन सा आंसर है, sp3 sp2 sp2 sp। 61 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग है लीस्ट वोलेटिलिटी, लीस्ट वोलेटिलिटी मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट,
और आप सबको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन वाटर बेटा इसका क्या होता है, एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो बेटा वोलेटिलिटी क्या होगी, मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, वाटर, वाटर से ज्यादा बेटा H2TE, फिर बेटा H2SE, फिर बेटा H2S। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो वोलेटिलिटी का ऑर्डर बेटा ठीक इसका उल्टा। तो 62 1 63 देखो वही क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट का ठीक उल्टा कर दो। वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर बेटा एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन सा करता है, अमोनिया। तो फिफ्थ ग्रुप के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा याद रखो, सबसे कम PH3, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम, इसके बाद ASH3, इसके बाद बेटा NH3 आता है, जबकि इसको आना चाहिए था सबसे पहले। फिर बेटा आता है SBH3, इसके बाद बेटा आता है BiH3। ये फिफ्थ ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर बेटा क्यों है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, तो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी किसकी होगी, PH3। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो वोलेटिलिटी बेटा इसका उल्टा, आंसर सेकेंड। As we go from SO to T, reducing power प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, क्यों, सल्फर बेटा +4 में है, सल्फर +6 में जाना पसंद करता है, क्योंकि सल्फर +6 बेटा स्टेबल होती है, ठीक है ना। लेकिन अब जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो +6 स्टेबिलिटी बेटा घटती है, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, तो रिड्यूसिंग पावर बेटा कम, ठीक है ना। तो सल्फर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, बाकी सब लो में स्टेबल है, तो बेटा नीचे जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करती, सही है। डाई ऑक्सीजन में देखो बेटा, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन है, एक बेटा सिग्मा बनाता है, एक पाई बनाता है, सही है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डाई ऑक्सीजन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी बेटा आपका सही है। तो A B C तीनों सही है। विच कंपाउंड रिएक्ट विथ HCN, ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज से बेटा केवल कौन रिएक्ट करता है, HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, एल्डिहाइड और कीटोन से बेटा रिएक्ट करता है, लेकिन फ्री एल्डिहाइड कीटोन जिस ग्रुप में होता है उससे बेटा रिएक्ट करता है। सोडियम बाइसल्फाइड, देखो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप बेटा फ्री नहीं होता, इसलिए सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो 65 का फर्स्ट। 66 BiF3 is ionic, the other halide of bismuth have partially covalent character, partially ionic, सही। देखो बिस्मथ और चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बेटा यहाँ पर बॉन्ड क्या होता है, आयनिक। लेकिन जब हम दूसरे हैलाइड लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बेटा आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो पार्शियली कोवेलेंट पार्शियली आयनिक। ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। बिकॉज टेंडेंसी टू शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, देखो आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, 3rd 4th 5th 6th जो भी हो आपका, तो टॉप टू बॉटम जाने पर हायर के ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, लोअर की बढ़ती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका आयनिक बॉन्ड से कोई लेना, आयनिक बॉन्ड बेटा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 67 बेटा ऐसे क्वेश्चन में ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट चूज किया करो जिसमें या तो A सेम हो या B। तो देखो हमने फर्स्ट थर्ड लिया, क्या है बेटा, A सेम है, देखो ये क्या हो रहा है, डबल, और रेट भी क्या हो रहा है, डबल। तो क्लियरली क्या दिख रहा, B को बेटा हम डबल कर रहे हैं, रेट बेटा पहले का क्या हो रहा, डबल, तो डबल करने पे डबल, तो बेटा बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, 1। अब देखो बी को फिक्स कर दो, बी को फिक्स करो, देखो ये बेटा फिक्स हो गया,
हम ए को क्या कर रहे हैं, डबल। अब देखो बी को क्या रखा, कांस्टेंट, ए को क्या किया, डबल। लेकिन बेटा देखो डबल करने पर रेट नो चेंज, रेट बेटा नो चेंज, तो ऑर्डर क्या हुआ, 0। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, आंसर फर्स्ट। 68 देखो बेटा ये कह रहे हैं NO की रिएक्शन Br2 से करा रहे हैं, क्या बन रहा, 2NOBr, इसको बोलते हैं मेन रिएक्शन। इसका बेटा ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, कह रहा बेटा ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बेटा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसके लिए आपको या तो मैकेनिज्म दिया होगा या एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, उससे क्या निकालो, रेट लॉ, रेट लॉ से क्या पता चलेगा, ऑर्डर। तो देखो ये मैकेनिज्म दिया है, देखो ये क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग, जो बेटा रेट डिटर्मिनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप, ये बेटा क्या फास्ट। तो बेटा सबसे पहला काम स्लो स्टेप डिसाइड करो, तो सेकेंड बेटा स्लो स्टेप दिया, उसमें क्या लगाओ, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, के NOBr2 इंटू NO कर दिया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से जो बेटा रेट लिखते हैं वो क्या होता है, थ्योरेटिकल। अब चेक करो ये एक्चुअल है कि नहीं, रेट बेटा एक्चुअल कब होता है, जब रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट टर्म ना हो। इंटरमीडिएट मतलब जो मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं होता वो बेटा इंटरमीडिएट होता है। तो अब जरा चेक करो, NO मेन का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, NOBr2 बेटा मेन का पार्ट नहीं है, एक मिनट, NOBr2 देखो बेटा मेन का पार्ट नहीं है, तो NOBr2 बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको यहां से हटाना पड़ता है। हटाने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, फास्ट की। फास्ट देखो दिया क्या, रिवर्सिबल, तुरंत बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो, केसी क्या होगा, NOBr2 अपॉन NO इंटू Br2। यहां से बेटा NOBr2 देखो कितना आया, NOBr2 कितना आया, Kc इंटू NO इंटू Br2, ये आ गया। इसको लाके यहां रखा, K बेटा पहले से है, Kc और आ गया, इंटू NO इंटू Br2, ये रख दिया बेटा वैल्यू, NO बेटा पहले से, तो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट नया कांस्टेंट, NO इंटू NO, NO स्क्वायर, ये बेटा Br2। ठीक, अब फिर से चेक करो, अब देखो NO बेटा मेन का पार्ट है, Br2 मेन का पार्ट है, अब ये जो नया रेट लॉ आया ये बेटा एक्चुअल है। अब क्लियरली देख लो, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा कितना, 2, Br2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर बेटा 3। आपसे बेटा किसके बीच में पूछा है, NO के रिस्पेक्ट में पूछा है, फर्स्ट आंसर, Br2 के रिस्पेक्ट में पूछता तो ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर पूछता तो आंसर थर्ड। तो ये बेटा आज का जो FST ऑनलाइन है उसके शुरू के बेटा अप टू 68 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। ठीक है भाई, आशा करते हैं कि बेटा जो भी आपका पेपर वैसे बहुत आसान है, जो भी छोटी मोटी आपकी क्वेरी होगी हमारे डिस्कशन से बेटा आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। जय हिंद बच्चों, तो आपके क्वेश्चन नंबर 68 तक डिस्कस हो चुके हैं केमिस्ट्री सेक्शन में, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 में द वैल्यू ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है, और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है। ठीक है, तो इसके लिए इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कितना है, 1.86। बेटा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट किस बात पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की नेचर पर, सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि अब अगर द वैल्यू ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ NaCl, अब देखिए एक्वा सोल्यूशन पहले ग्लूकोज का था, अब NaCl का है, सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, तो सॉल्वेंट अभी भी सेम है, तो बताओ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट पहले जो था वही अभी भी होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन द सोल्यूशन हैविंग मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम किसका होगा, अगर प्योर वाटर होता तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, मान लो सॉल्यूट हमने मिलाया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया,
और सॉलिड मिलाया फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया, और सॉलिड मिलाया और फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। इसका मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका मिनिमम होगा, तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू सी, जिसका I इंटू सी यानी कि वांट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा होगा उसका मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतना फ्रीजिंग पॉइंट घटता जाएगा, यानी मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट यानी I इंटू सी बढ़ाएंगे तो लोअरिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर 1 इंटू 3 वांट ऑफ फैक्टर 3, तो ये कितना हो गया 3। यहाँ देखो जरा 3 और 2 5 और ये 1.5, तो 1.5 इंटू 5 तो ये 15 × 75 7.5, ठीक है। यहाँ देखो जरा 2 इंटू 2 4 हो गया। यहाँ देखना AgNO3 2 इंटू 1 2 हो गया। तो बताओ यहाँ पर I इंटू सी किसके लिए सबसे ज़्यादा है, सेकंड के लिए, तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और यहीं पर अगर पूछा जाता फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम तो फिर आंसर कौन सा हो जाता, फोर्थ हो जाता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 71, इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ एमीन। तो देखो जरा हॉफमैन ब्रोमामाइड, अगर हम लोग पर मोल ऑफ एमीन प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो जरा 1 मोल अगर हमने एमाइड लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दें, Br2 विद KOH या NaOH, तो यहाँ पर NaOH की बात है तो मैंने NaOH ले लिया, तो यहाँ पर ये ग्रुप हट जाता है और ये बन जाता है RnH2। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि NH2 के कितने, NaOH के कितने मोल, 4 मोल यूज होंगे, और Br2 का जब 1 मोल यूज होगा तो NaOH का कितना मोल, 4 मोल। तो 1 मोल एमाइड 1 मोल एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2, आंसर विल बी थर्ड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 72, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिविंग बिलो। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, पहले इसकी NBS से रिएक्शन कराया। बेटा NBS की रिएक्शन हम लोग ये यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी यहाँ पर, और ये जो सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो ये पोजीशन है डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के आगे वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक। तो ये जो NBS है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। तो यहाँ पर H हटेगा, यहाँ का H हटेगा, यहाँ फ्री रेडिकल हमने बना दिया, यहाँ फ्री रेडिकल बना दिया। अब जो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा उसी से प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ देखो जरा इसका रेजोनेंस, इसका भी रेजोनेंस। बट यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 1 H है अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर बेटा 2 H है, यानी कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो यही प्रोडक्ट मेजर होगा। तो देखो जरा अगला NBS रिएक्शन करने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, इस जगह आ गया क्या, Br, और ये जैसा था वैसा ही। अब देखो जरा इसके बाद ये बेटा K2CO3, ये एक सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, यानी कि ये जो सोल्यूशन है वाटर के साथ, यानी कि ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोल रहा है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये बताओ ये Br हटेगा और यहाँ OH लग जाएगा, तो अगला जो प्रोडक्ट होगा यहां पर हो जाएगा OH। अब देखो जरा इसी को उलट के देखें तो आपको यह दिख रहा होगा। क्लियर है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यहां पर देखो जरा Cl2 से Cl माइनस रिडक्शन, Cr3 प्लस से Cr रिडक्शन, +6 से +3 रिडक्शन, +7 से +2 रिडक्शन, यानी कि सबके SRP दिए हुए हैं और यहाँ पर पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका SRP मिनिमम होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम
जो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इस कपल का है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, Cr3 प्लस Cr। अब यहाँ पर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लोअर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो फिर आंसर कौन सा टिक करेंगे, क्रोमियम। क्लियर है, आंसर हो गया। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ अमोनिया एंड पीएच3। अमोनिया और पीएच3 में लोन पेयर की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। बेटा यहां ध्यान देना, NH3 और ये पीएच3। यहां देखो ये जो लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और यहां पर क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं तो ये जो s है वो प्योर s में होगा, प्योर s ऑर्बिटल में ये लोन पेयर होगा। अब देखिए जो s होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल अगर नेचर है तो ये डोनर अच्छे नहीं होंगे, यानी रिएक्टिव अच्छा नहीं होगा। लेकिन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और इसीलिए इनकी एक डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा है, इसलिए ये डोनर भी अच्छे होंगे यानी रिएक्टिव भी अच्छे होंगे। तो NH3 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है PH3 से। क्लियर है, आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। 75 among the following series of transition metal ion, the one where all metal ion have 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसमें 3d2 होगा, जरा देखना। अगर हम लोग टाइटेनियम लिखें तो 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5। अब देखो जरा, कह रहे हैं कि किसके केस में D2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो D2 हो जाए, यहाँ पर 2 ये 1 ये निकाल दें तो ये वैनेडियम +3 टाइटेनियम +2। यहाँ देखो ना जरा, 1 यहाँ से निकाल लें और 2 यहाँ से, यानी कि +3 सॉरी D2, ठीक है, +2 ये हो गया, 1 यहाँ से 1 हो गया। अब देखो 2 यहाँ से, अच्छा D2 में चाहिए ना, हाँ, तो यहाँ पर एक यहाँ से और यहाँ पर 3 यहाँ से, तो 3 यहाँ पर निकालोगे तो D2 हो जाएगा, तो यहाँ पर D4 हो गया, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 3 यहाँ से, तो 3 और 2 5, तो Mn+5 ये हो गया। तो देखो ऐसा कहाँ पर है, टाइटेनियम +2, वैनेडियम +3, क्रोमियम +4 और मैग्नीज +5। आंसर विल बी 4th। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स टुवर्ड्स कंसंट्रेट HCl। बेटा कंसंट्रेट HCl, तो यहाँ पर एसिड है तो एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो कंसंट्रेट HCl की रिएक्शन अल्कोहल से वहां होगी जिसके केस में कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल बनेगा। तो देखो यहां पर, अब देखो यहां पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, यहां पर 3 और 3 6 अल्फा H, यहां देखना 3 और 2 5 अल्फा H, यहां 3 और 2 5 अल्फा H। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, 4 फिर 3, तो 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो जरा, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ये -I और इसका -I थोड़ा ज़्यादा है और इसका -I थोड़ा सा कम है, और डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है। अब देखेंगे पावर, तो डिस्टेंस यहाँ पर -I पावर कम है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो सेकंड आगे होगा, फर्स्ट पीछे होगा, आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 यहाँ पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज 100.15। इसका मतलब कि अगर एक्वस का मतलब अगर प्योर वाटर होता तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, 100, लेकिन यहाँ पर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दें तो अब कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 100.15। इसका मतलब कि डेल्टा TB
कितना होगा 0.015, ये है डेल्टा टीबी। अब देखो जरा, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डाइल्यूटिंग द अबव सोल्यूशन विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि डेल्टा टीएफ हमें पता नहीं है, और कह रहे हैं कि अगर इसको वॉल्यूम डबल कर दें, यानी कि जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर और मिला दें, तो अब नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो बेटा नया फ्रीजिंग पॉइंट के लिए पहले पुराना डेल्टा टीबी निकाल लें, डेल्टा टीएफ। तो सेम सोल्यूशन के लिए जो पहला वाला सोल्यूशन था उसके केस में डेल्टा टीबी पता है, डेल्टा टीएफ हमने निकाल ले। तो देखो जरा, रिलेशन होता है डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के एफ के बी इंटू एम। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड कर दें तो बताओ, सेम सोल्यूशन की बात थी तो मोलैलिटी सेम होगी, वांट ऑफ सॉल्यूट सेम है ये, तो बताओ डेल्टा टी एफ अपान में डेल्टा टी बी बराबर के एफ अपान में के बी। तो यहाँ पर पुराने वाले सोल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ हमने निकाल लिया के एफ बाई के बी इंटू के एफ बाई के बी इंटू डेल्टा टी बी। ये देखो, तो ये हम लोग रखें अगर वैल्यू, तो डेल्टा के एफ कितना है बेटा, पहले के बी डी के बाद वाला के एफ है यानी कि 1.86 इंटू डेल्टा टी बी कितना है 0.15 अपान में के बी कितना है पहली वाली वैल्यू यानी 0.512, ये आ गया आपका डेल्टा टी एफ। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, डेल्टा टी एफ। अब देखो ये अपना पुराने वाले सोल्यूशन का डेल्टा टी बी दिया था, अब पुराने वाले सोल्यूशन का मैंने डेल्टा टी एफ निकाल दिया। अब देखना इसके बाद नई कहानी। अब यहाँ पर नई कहानी क्या है कि जो डेल्टा टी एफ नया वाला है डेल्टा टी एफ डैश, वो क्या होगा, डेल्टा टी एफ क्या है, क्योंकि डेल्टा टी एफ होता है आई इंटू के बी इंटू एम, तो वांट ऑफ फैक्टर बदल नहीं रहा क्योंकि सोल्यूशन सेम है, के बी सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है वो भी सेम है, बट हम लोग पानी अगर वॉल्यूम अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर और ऐड कर देंगे तो मोलैलिटी आधी हो जाएगी, तो यानी कंसंट्रेशन आधी हो गई, तो डेल्टा टी बी भी तो क्या हो जाएगा, आधा। यानी कि अब जो नया डेल्टा टी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1.86 इंटू 0.15 अपान में 0.512 और इसको आधा कर दें यानी कि 1/2, तो मैं 1/2 यानी नीचे मैं 2 लिख दे रहा हूँ। ये आ गया डेल्टा टी एफ, और इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आता है आपका 0.272 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डेल्टा टी एफ आया है अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम अगर उसमें वाटर और मिला दें, तो अब नया जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट होगा वो कितना होगा 0.72। इसका मतलब अब देखो जरा, फ्रीजिंग पॉइंट पहले कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर पानी का, अब इतना घट गया यानी कि नया फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, अब माइनस का 0 क्योंकि ये है 0.272, तो बताओ ये इतना घट गया तो 0 से इतना घटाएगा, तो बताओ माइनस का 0.272 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन 3 मोल क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड 500 केल्विन, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट आपका ये होगा कि पाई बॉन्ड तीनों टूटेंगे और Cl मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हर जगह एक H ऑलरेडी है, तो 6 कार्बन हो गए C6, 6 हाइड्रोजन और 6 Cl और आ गए C6H6Cl6, और इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेक्सीन बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और शॉर्ट में इसको BHC नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग 666 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड होता है बेटा ये, चलो, और ये नाम है बेंजीन, बट यहाँ पर
जो है ये है नॉन एरोमेटिक। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। तो बेटा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर हम लोग चाहते हैं कि ऑल कंडीशन पर स्पॉन्टेनियस हो, यानी कि डेल्टा जी निगेटिव हो, और डेल्टा जी निगेटिव तब हो सकता है कि ये बेटा निगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो। तो देखो जरा, ये पॉजिटिव टेम्परेचर केल्विन पे पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी कि ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी निगेटिव, जब अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो। अब निगेटिव में निगेटिव ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी निगेटिव। इसका मतलब कि हर कंडीशन पर स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए डेल्टा एच निगेटिव चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए। डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, आंसर विल बी सेकेंड। अगला क्वेश्चन 80, इन द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड व्हिच वुड बी SN2। बेटा यहाँ पर देखिए जरा, R सेम है, हैलोजन चेंज हो रहा है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी, तो चाहे वो SN1 हो, चाहे SN2 हो, चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, इन सभी के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। यानी RF से ज़्यादा RCl, RCl से ज़्यादा रिएक्टिविटी RBr, और RBr से ज़्यादा रिएक्टिविटी RI। तो यहाँ पर फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन कौन देगा, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द रेडियल नोड्स फॉर 2s ऑर्बिटल। बेटा रेडियल नोड जो होती है, रेडियल नोड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, n-l-1। यहाँ पर n, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, l s के लिए l कितना होता है बेटा 0, -1, सॉल्व करेंगे 1, आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। यहाँ पर देखो जरा, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड। इसको अगर मैं हीट करूं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, इसको हीट करें तो वाटर निकल जाता है बेटा, तो वाटर और CO2 बन जाएगा, CO गैस। तो ये तो लिक्विड है और ये गैस CO गैस। तो देखो जरा, द गैस इन्वॉल्व इज, तो कौन सी गैस इन्वॉल्व होगी, तो ओनली CO2। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड CO2 नहीं, CO बेटा, ओनली CO। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 83, फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है आपको, यहाँ पर Kp और Kc में एक्सप्रेशन भी दिया है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। इसका मतलब कि यहाँ पर डेल्टा Ng की जो वैल्यू है उन्होंने x दे दी है और यही पूछा है। तो डेल्टा Ng होता है प्रोडक्ट के गैसेस मोल, जो कि क्या है 2, रिएक्टेंट के गैसेस मोल 2 और 1 3, ये हो जाएगा बेटा आपका -1, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा MnO4 -1, MnO4 -1 प्लस Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस Mn2 प्लस। ये आपको रिएक्शन दी हुई है। अब जरा देखना, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पर है बेटा +7, ये है प्लस का 2, ये है प्लस का 3 और ये प्लस का 2। यहाँ देखो जरा, मैग्नीज में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा 5। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 5 का, यहाँ पर कितने का 1 का। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना 1 और यहाँ 5। तो देखो यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन से, बैलेंसिंग से पता चल गया कि जब इसका 1 मोल के लिए कितने Fe2+ की जरूरत होगी, 5 मोल की। तो यहाँ पर देखो जरा, 1 मोल ऑफ MnO4 -1 ऑक्सीडाइजेस 5 मोल ऑफ Fe2+, आंसर विल बी 3rd। आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, 4 इंटू 10⁻⁻4। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको, चलो देखो जरा, बेंजीनामाइन। तो जो A है वो ये है बेंजीनामाइन, यानी कि एनिलीन।
बी जो है वो आपको दिया है फिनाइल मिथाइल एमीन। तो बेटा अगर ये आपको, अगर मैं फिनाइल मिथाइल एमीन ऐसे लिखूं, फिनाइल मिथाइल एमीन, ठीक है। जो सी है वो है मीथेनामाइन यानी CH3NH2। जो डी है वो है एन इथाइल इथेनामाइन यानी कि इथाइल NH इथाइल। ये अब देखो जरा, यहां पर किससे मैच करना है? KB से। बेटा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB वैल्यू, तो जिसका KB ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। यहाँ पर ज़रा देखो, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। एरोमेटिक एमीन जो है लेस बेसिक होगा ड्यू टू रेजोनेंस, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, यहाँ पर लोकेलाइज, यहाँ पर लोकेलाइज, यहाँ पर लोकेलाइज। अब देखो जरा, अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ इनके केस में, तो सबसे पीछे कौन जाएगा? A। सबसे पीछे कौन सा जाएगा? A। ओके, तो सबसे पीछे अगर जाएगा A यानी बेसिक में, तो इसका KB सबसे कम होगा। तो बताओ यहाँ पर सबसे कम KB की वैल्यू किसकी है? इसकी है। तो इसका मतलब कि बेंजीनामाइन A की मैचिंग किससे होगी? सेकंड से। A की मैचिंग सेकंड से। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो यहाँ देखो ना जरा, ये -I की तरह काम करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ये +I और ये +I, दो +I, और यहाँ एक +I। तो +I यहाँ पर ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी? D की, फिर C की। तो बताओ D की अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो KB की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो बताओ जहाँ पर N डाई इथाइल अमीन, तो इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी? D की मैचिंग 4 से। तो देखो D की मैचिंग 4 से सभी जगह है, A की मैचिंग सेकंड से, तो ये दो ऑप्शन तो बेकार हो गए, ठीक। अब देखो जरा, अब मैं आगे बात करूंगा कि इससे ज़्यादा बेसिक इसकी है, तो यानी कि अब जो KB होगा वो किसका? इसको मैच करूंगा मैं किससे? मेथिलएमीन को, ये वैल्यू से। तो C की मैचिंग फर्स्ट से, तो C की मैचिंग फर्स्ट से आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, और KB यहाँ पर डिपेंड करेगा प्लस इफेक्ट, और +M +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -I। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, यहाँ पर होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, तो यहाँ पर देखो जरा, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बट ये होमोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ये, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ये, ठीक है। चलो अब देखो जरा, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, तो ये नॉन एरोमेटिक भी है और हेट्रोसाइक्लिक भी है। और ये एलिसाइक्लिक, तो बाकी बचा किसको मैच कर देंगे? इसको। तो बताओ A की मैचिंग किससे हो गई? सेकंड से। A की मैचिंग सेकंड से, B की मैचिंग 4 से, B की मैचिंग 4 से, यहाँ थर्ड हो गई। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, यहाँ पर मैच द कॉलम इफेक्ट दिए हुए हैं और उसका रिलेटेड फीचर्स। देखो जरा, रेजोनेंस में क्या होता है बेटा? रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर देखें, या तो पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड। इसके अल्टरनेट में यानी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये CH CH, ये। तो अगर ये कंडीशन है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। पॉजिटिव सिंगल CH, फ्री रेडिकल सिंगल CH, डबल सिंगल CH, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। तो देखो जरा, हाइपर कॉन्जुगेशन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा H एटम, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्रिएट ए परमानेंट पोलैरिटी ऑफ कार्बन चेन। तो अगर जैसे कार्बन चेन है ये, और मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा इससे, तो ये अपनी कमी इससे पूरी करेगा, ये इससे कमी करेगा। तो यहाँ डेल, ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, डबल डेल पॉजिटिव। तो ये इस तरह से
पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो परमानेंट पोलैरिटी ऑफ, और ये इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, और नीड बेस्ड टू कंप्लीट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर इसके लिए क्या जरूरत है, एक रिएजेंट की जरूरत है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ही ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी कंप्लीट। तो अब मैच करो जरा, पी की मैचिंग 4 से, एक ही आंसर सही हो गया, पी की मैचिंग 4 से, क्यू की मैचिंग 3rd से, क्यू की मैचिंग 3rd से, एक मिनट, अच्छा पी की मैचिंग, ये मैंने 3rd लगाया है, पी की मैचिंग 3rd से। तो देखो पी की मैचिंग 3rd से, क्यू की मैचिंग मैंने मैच किया 4 से, सही है, सॉरी ये तो गलत हो गया, ये 3rd सही है, ये 4 सही है। आर की मैचिंग बेटा किससे हो जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट 1st से, आर की मैचिंग 1st से, आंसर विल बी 2nd। और एस की मैचिंग किससे हो जाएगी, 2nd से, सही है। अगला क्वेश्चन 88, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है, कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन होता है, कार्बन के आगे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है। बेटा अगर कभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन आए और पी ब्लॉक के अगर अगल बगल के ग्रुप के 4 एलिमेंट दिए जाएं, तो यहाँ पर आपको बना देना होता है एस, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता क्रम है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन की, और उससे कम फास्फोरस की, और सबसे कम सिलिकॉन की। तो ताओ यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, आंसर विल बी 3rd, ठीक है। लेफ्ट टू राइट EN बढ़ती है और टॉप टू बॉटम EN घटती है, टॉप टू बॉटम EN घटती है और लेफ्ट टू राइट EN इंक्रीज होती है। क्लियर है, चलो 89, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+। बेटा अगर NO2+ में बात करें तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन अगर देखें तो हाफ सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो +1 है, तो मैं -1 करूँगा, तो 5 - 1 4/2, यानी कि 2 हाइब्रिडेशन हो गया बेटा कौन सा, sp, ठीक है। तो पहला sp, 2 ऑप्शन खत्म हो गया ऐसे। NO3-1, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हाफ, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, -1 है तो मैंने एक जोड़ दिया, तो 5 और 1 6 /2, ये आ गया 3, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा कौन सा, sp2। तो यहाँ पर देखो sp3 गलत हो गया, आंसर विल बी 2nd। यहाँ पर भी सॉल्व कर देते हैं, NH4+, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन तो हाफ, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 और +1 है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 4 9 - 1 8 /2, 4, हाइब्रिडेशन इज sp3। तो आंसर कौन सा हो गया, 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 90, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज, तो Ksp दिया हुआ है। तो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए अगर Ksp लिखें तो Ksp इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2। एट व्हाट pH, किस pH पर प्रेसिपिटेशन इज बीइंग फ्रॉम 0.1 मोलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर कंसंट्रेशन कितनी हो, 0.1 मोलर, तो किस pH पर ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा हम लोग अगर बात करें, प्रेसिपिटेशन तब होता है जब Q की वैल्यू Ksp से ज़्यादा हो, Q की वैल्यू Ksp से ज़्यादा हो। तो अगर Q की वैल्यू Ksp से ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगा। लेकिन हम लोग अगर कंडीशन लेंगे, किस कंडीशन पर प्रेसिपिटेशन होगा, तो कौन सी मिनिमम जो कंडीशन हम लोग लेंगे, तो उसके लिए हम लोग Q की वैल्यू Ksp के बराबर कर दें। तो यहाँ पर ऐसा करने के लिए हम लोग पहले Ksp की वैल्यू दिया है,
1 इंटू 10⁻11 और OH आयन कंसंट्रेशन निकाल लें। इसके लिए कंसंट्रेशन OH आयन की कितनी होनी चाहिए, तो OH आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा 10⁻11 अपान में 0.1, अब 0.1 को क्या लिखोगे 10⁻1 ऊपर गया 10⁻+1 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे 10⁻10। अब देखो जरा ये स्क्वायर है तो OH आयन कंसंट्रेशन ये हो जाएगा 10⁻5। अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10⁻5 है तो POH कितना होगा बेटा 5, और अगर POH 5 है तो pH और POH का सम होता है बेटा 14, इसलिए pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और 5 14 हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा 9। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके। तो उम्मीद है कि आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।